माननीय अध्यक्ष जी। हाँ जी, ठीक है, वो आप लोग तय किए। हम अगर इसमें जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग है वो चेक कर लेंगे। अगर कोई ऐसा हुआ तो आपका अधिकार बनता है जी। चलिए मुख्यमंत्री, चलिए मेरा निवेदन, अभी सभी बैठेंगे, माननीय सब चीज रिकॉर्ड में मैं चेक करवा लूंगा जी। जी माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं जल्दी बता दूंगा। मेरे सारा दिमाग में है, और जिसने क्या बोल रहा है कोई ऐसी बात नहीं, परंतु मैं थोड़ा सा माननीय अध्यक्ष जी कहना चाह रहा हूं। हमारे रघुवीर कादियान जी वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग भी हैं। इन्होंने पता नहीं क्यों फंसाई दिया इसनो, जवान है फिर गलत फंसाई दिया। ये लिखा किसने दिया ये बताओ पहले तो। ये अपने आप लिखते हैं, आपने लिखा अपने आप? कादियान साहब, ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि जो विपक्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है, आपने विपक्ष के 7 सदस्यों को 82 मिनट इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, और सत्ता पक्ष के माननीय अध्यक्ष जी, आपने 5 हमारे साथियों को 60 मिनट बोलने का, 60 मिनट, आपको 82 मिनट मिले। हमारे साथियों को 8 माननीय सदस्य बोल रहे हैं, 8 बोल रहे, फिर समय और बढ़ गया जी 82 से, 5 मिनट और जोड़ लो इसमें। हमें 60 मिनट का आपने समय दिया। हमारे INLD के भी आपने 2 सदस्यों को 15 मिनट बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष जी, अब मेरे वक्तव्य के तुरंत बाद अविश्वास पत्र पर मतों की गिनती होगी। मेरा विपक्षी साथियों से निवेदन है कि देखिए, मैं बिल्कुल भी किसी के उसमें नहीं बोल रहा, जब बोल रहे हो तो बता दो। नहीं था, मैं सुन रहा था सबकी, मैं सबकी सुन रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा, परंतु मेरा आग्रह है विपक्षी साथियों से, वो धैर्य से सुने। अगर कोई टिक्का टिप्पणी करनी है तो वो बाद में आप कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के साथी 22 फरवरी 2024 को भी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। मतदान से पहले सदन से वॉकआउट कर भाज गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये चाहता हूं कि हमारे विपक्षी साथी वैसा इस बार बिल्कुल नहीं करेंगे।
धैर्य से सुनेंगे। ऑपोजिशन हैड इट से आपने अपनी बात रख ली है। कृपया आप बीच में टीका टिप्पणी न करें, इससे मेरा वक्त भी कम समय में पूरा होगा। जो आप कह रहे हैं इतना बड़ा चिट्ठा ले लिया है, यदि बीच में आप रोकेंगे तो समय लगेगा। हमारे राव साहब ने भी कहा भी जल्दी निबेड़ दिए भाई, मगर कोई बात नहीं। इस बार पक्की कर रहे हो बिल्कुल, सीएम साहब दूसरा तीसरा कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि विपक्ष ने सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वे तथ्यों, सच्चाई और जमीनी हकीकत पर आधारित होने चाहिए, न कि निराशा, हताशा और राजनीतिक कुंठा से उपजे आरोप लगाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैंने इसको देखा है, पढ़ा है। पढ़ करके मैं भी हैरान हुआ। मैंने सोचा कि ये प्रस्ताव हड़बड़ाहट में तो नहीं इन्होंने लिख दिया। मैं इस बात से भी हैरान था माननीय अध्यक्ष जी, भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता बुजुर्ग रघुवीर कादियान को क्यों बलि का बकरा बना दिया, भी उसको 8वां पकड़ा दिया, बीता इसको लीड कर। हाँ जी, हाँ जी, भी आप लीड करो। इसके ऊपर जो लिखा गया है, जो आपने ये तो है, ये तो ये आप फिर फंसाई दिए जी, फिर फंसाई दिए आप। किसने दिया जी लिख करके आपको? स्पीकर सर, सदन के नेता, ये सदन के नेता है और प्रजातांत्रिक प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण मोशन है, तो उसकी सीरियसनेस को आप समझ नहीं रहे ना। आप मेरी बात सुनो नहीं, आप मेरी बात सुनो। आप कहते हो, कभी तो कहते हो कि भाई बुजुर्ग दादा, बुजुर्ग कह लो, बुजुर्ग तो, लेकिन ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, आपकी तरह से पहलवानों की तरह से मैं नहीं चलता, पर भिड़ ले 2 मिनट में मालूम शर लगा जाए। पहलवानों की तरह से मैं चलता नहीं, जैसे तो आप चलते हो। साल भी बदल गई आपकी तो, है जी। और कोई बात नहीं दादा, तो दादा और कही जी, बलि का बकरा, बलि का बकरा इन्होंने कहा। चलिए बस जी, ये विड्रॉ करो जी, काट देंगे। मतलब आपके पूरे खानदान में सारे आदमी इतने पढ़े लिखे, मालूम है दादा, मालूम है, तो आप जो है इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो, आप गंगा से हट के बात कर रहे हो, आप कच्चे रूट पर चल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कच्चे, मैं आपको बताऊंगा, नहीं मैं आपको बताऊंगा जो आपने लिखा। आप स्पेसिफिक, जो आपने जो एलिगेशन लगाए हैं उनका जवाब दो। आप बोल लो, आप, मैं बाद में बोलूं। तो जवाब दो ना आप। नहीं, आप बोल लो, मैं मैंने बोल लिया ना। आप बोल, फिर बैठ जाओ। हाँ, तो बैठ जाओ। तो स्पीकर सर, जो बात इल्जाम लगे हैं वो उनका जवाब दे। ठीक, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो ठेठ ग्रामीण है, परिवार के अंदर बोल देते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है ये, क्योंकि रघुवीर कादियान जी हमारे दादा है। मैंने पीछे भी कहा है, इनका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, परंतु ये पता नहीं करते हैं नहीं करते, परंतु मैं करता हूं, मैं करता हूं, करते नहीं आदमी
लेकिन आप जो है ना, आपकी समस्या क्या है कि आप किसी दबाव में हो। आप अपने आका की चमचागिरी के लिए पता नहीं किस को मैं कह देते हो। इब आपने ये कहा, मैंने जो बात कही आपने कहा या नहीं कहा, केंद्रीय मंत्री अठावले के सामने आपने ये कहा कि मैं चपरासी की बदली भी नहीं कर सकता। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ये डी फैक्टो डी जूरे का मैटर है। इसमें हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री की पावर किसके पास, इसका जवाब दो आप। मान्य अध्यक्ष जी, ये जो रघुवीर कात्यायन जी ने शब्द कहा है, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं मान्य अध्यक्ष जी, मेरे को हर रोज हरियाणा प्रदेश भर से लगभग 500 से लेकर के 1000 तक लोग मिलते हैं। हर रोज की बात कर रहा हूं मैं मान्य अध्यक्ष जी। हाँ, मिलते हैं बिल्कुल। मुख्यमंत्री के ही नाते मैं बता रहा हूं। दादा एक मिनट, मेरे पास वो मिलने के लिए आया, जहां मैं पब्लिक को मिलता हूं वो वहीं पर मिले। उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ फोटो तरवानी है। मैं तरवा ले भाई, मैंने कोई और नहीं कहा उसने। अगले दिन मैंने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खड़ा, अगले दिन देखा माननीय अध्यक्ष जी वो राहुल गांधी के साथ खड़ा। मैं तो हैरान रह गया, दादा बीओ किसने कह का भेजा और क्या बोलना है। मैं हरा फोटो है मेरे पास, नहीं मेरे पास फोटो है, मेरे पास फोटो है उसकी। कोई बात नहीं हुई दादा, किसी प्रकार की बात नहीं हुई, एक शब्द नहीं कहा का फोटो तरवानी है। मैं तरवा ले भाई। भाई देख, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। देख मैं तो देखिए, मैं आप इनको पूछ सकता हूं ना भी, जब राहुल गांधी के साथ खड़ा कोई छोटा व्यक्ति होगा क्या? वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। यो जिसने दादा बात कर रही है, अठावले की दादा बात कर रही है, अठावले की नहीं, किसकी दादा बात कर रही है? तो बयान तो अठावले का बता रहे हैं। ना, अठावले ने कुछ नहीं कहा। ना, अठावले ने नहीं कहा ना। एक मिनट, जस्सी ने एक बात कही है, जस्सी ने एक बात कही है, वो सबके साथ खड़ा हुआ। वो राहुल गांधी के साथ भी खड़ा था, वो दीपेंद्र भाई के साथ भी खड़ा था, वो रणदीप के साथ भी खड़ा था, पर बीजेपी वाले के साथ कहां खड़ा था? आप कैसे कह दोगे भाई सबके साथ खड़ा था? कैसे कह दिया आपने? हम 50 फोटो देते उसकी। एक मिनट चलिए, इट्स इन ऑर्डर, इसको क्लोज करते। अगर इस प्रकार की बात आएगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। मान्य अध्यक्ष जी, जी मुख्यमंत्री, मान्य अध्यक्ष जी, प्लीज डोंट वरी। मान्य अध्यक्ष जी, न दिया मैंने कहा, मैंने कहा मेरी स्टेटमेंट गई जी, मेरी स्टेटमेंट भी गई, हमारे मंत्रियों की भी स्टेटमेंट गई उसके ऊपर, मेरी भी गई जी, मैंने भी कहा नहीं, वो वहां जाके करेंगे, वहां जाके करेंगे। डॉक्टर साहब, सीएम साहब जवाब, वहां जाके करेंगे। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आप उसको देने देंगे, वो दे देंगे। आपने जो विषय रखा वो ही विल एड्रेस। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, मुझे नहीं पता, नहीं मान्य अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम, मैं दे रहा हूं जी जवाब। मुझे नहीं पता उसको किसने फीड करके भेजा, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी आयोजित कराई, किसने उसको राहुल गांधी के साथ खड़ा कराया, किसने उसको दीपेंद्र के साथ खड़ा कराया, किसने वो वहां जो टेंट लगा था उसके अंदर व्यवस्था के लिए बैठाया। ये कौन आदमी है मैंने तो पता नहीं है, काजान साहब किसने किया? नहीं देखिए, चलो मेरे को नहीं पता किसने कराया। मान्य अध्यक्ष जी, जब मैंने इस प्रस्ताव को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यह प्रस्ताव जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में लिखा गया, कोई गंभीरता इसमें मुझे दिखाई नहीं दी। मान्य अध्यक्ष जी, समूचे प्रस्ताव में केवल एक आंकड़ा है, सिर्फ एक आंकड़ा। नएपन की बात करें तो केवल 3 बड़े बड़े नकारात्मक शब्द चुनकर इसमें रखे गए प्रस्ताव में, नकारात्मक शब्द। माननीय अध्यक्ष जी,
और हां, एक नई बात यह भी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार महंगाई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो क्योंकि इनके चुने हुए शब्द होते हैं। ना चर्चा करी, चर्चा भी नहीं करी, किसी ने करी, वो बताए दो। ये पहली बार है माननीय अध्यक्ष जी, नहीं तो इनके चुने हुए शब्द थे। इसका मतलब ये है, जब महंगाई पे शब्द नहीं कोई कराया, कि विपक्ष भी मानता है कि मोदी जी के 11 वर्षों में महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगा है, बहुत बड़ा अंकुश लगा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पर आरोप लगाया गया, पहला आरोप इस अविश्वास प्रस्ताव में, मैं तभी तो कह रहा हूं दादा, ध्यान से सुनना आप। आपने उसमें कहा, हाँ ध्यान से बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा दादा आपको। आपने इसमें पहला आरोप लगाया कि सरकार ने लोकतंत्र को तंत्र लोक में बदल दिया। यह आरोप लगाया, लिख रखा होगा दादा। हाँ बैठो, मैं बताता हूं दादा, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप एडवोकेट हैं, आप उसको नहीं, वो कौन सी है यूनिवर्सिटी हिसार में, HAU, नहीं, वो जो लुवास यूनिवर्सिटी जो डांगरों वाली, उसमें प्रोफेसर रहे हैं दादा। है नहीं, आप ही लोगों ने बताया, मेरे को तो नहीं पता। आपको नहीं, कुछ तो गरिमा रखो, सदन की गरिमा रखो, अपने पद की गरिमा रखो। लुबास बनी थी उस टाइम जब ये प्रोफेसर थे, जब लुबास बनी थी, लुबास यूनिवर्सिटी थी जब ये बने प्रोफेसर। एग्रीकल्चर में होंगे जी, तो एग्रीकल्चर हो। हाँ, लुबास का क्या मतलब, लुबास का क्या मतलब? नहीं है तो डांगरों के। स्पीकर सर, सर एक मिनट, माननीय स्पीकर सर एक मिनट, ऐसा है मुख्यमंत्री जी, जब मैंने BSc एग्रीकल्चर की तो मिस्टर रणधावा वाज दी वाइस चांसलर, दी रेपुटेड ICS, ही वाज दी वाइस चांसलर। और उसके बाद हमने बाइफर्केशन की लड़ाई लड़ी, बाइफर्केशन हुआ, तो MSc जब मैंने करी तो मिस्टर फ्लेचर वाज दी वाइस चांसलर। सुनो आप, नहीं सुन लिया। और जब मैंने PhD जब डॉक्टरेट की तो मिस्टर कुटप्पन वाज दी वाइस चांसलर। तो ये दादा आप तीन ICS के नीचे दादा, तो आप उसकी गहराई को समझ नहीं सकते। समझ रहा हूं मैं, क्योंकि एक मिनट बैठ, आपका जो, मैंने तो आपको कहा ऐसा है जी, मैंने तो आपको कहा, आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ऐसा है, मेरा निवेदन ये है, आपकी जो भाषा है ना, पर्सनल एक्सप्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं एक घमंड की एक स्मेल आ रही है, ये आ रही है। ये आप पर्सनल एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पर्सनल एक्सप्रेशन? चलो पर्सनल उसमें ना पड़े, कोई पर्सनल नहीं सारा। एक मिनट, आप जवाब दो, जवाब दे रहा हूँ। हाँ मैं मुख्यमंत्री जी, हाँ ठीक, बैठ दो, चलिए ठीक। मुख्यमंत्री जी क्या, डॉक्टर साहब प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो आरोप लगाया, एक मिनट, इन्होंने जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, मैंने पूछा है, इन्होंने उत्तर भी दिया है, मैं बताता हूं इन्होंने जो उत्तर दिया है उसका उत्तर क्या है। अगर गलत होगा तो आप मुझे बताएंगे। इन्होंने सरकार के लोकतंत्र को तंत्र लोक में बदल दिया, ये आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तभी दादा को बोल रहा था कि जिस भी व्यक्ति ने शब्दों का यह हेर फेर करने का प्रयास किया है, उसे शायद यह नहीं मालूम कि भारतीय संस्कृति में तंत्र लोक कोई अपशब्द नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं आपने तो अभी आप कुछ और कह रहे थे जी,
नहीं, आप कुछ और कह रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, जो ये शब्द है तंत्र लोक, ये कश्मीर शैव दर्शन के एक महान ग्रंथ का नाम है। कश्मीर के शैव दर्शन के एक महान ग्रंथ का नाम है तंत्र लोक, जिसे आचार्य अभिनव गुप्त जी ने 10वीं शताब्दी में रचा था। 10वीं शताब्दी में माननीय अध्यक्ष जी, वे भारत के एक महान दार्शनिक, आचार्य और साधक थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के विधायकों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी बातें कही गई, परंतु अकेले कहूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। मेरे पास एक एक व्यक्ति का सारा वो किसने क्या बोला है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपका वैचारिक द्वालियापन इतना गहरा हो गया है कि आप शब्दों का अर्थ और संदर्भ भी भूल गए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, शब्द जब अर्थ खो जाते हैं तो संवाद शोर बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह स्थिति प्रस्ताव के प्रारंभ में ही सफाई साफ दिखाई देती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद जो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में शब्द लिखा, इन्होंने दूसरा शब्द लिखा, एक बड़े अंग्रेजी वाक्यांश को लिखा इन्होंने, टनल विजन। टनल विजन का मीन संकुचित सोच। मैं विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि टनल सोच का जो प्रयोग करके सरकार की सोच पर संकीर्णता का आपने जो आरोप लगाया है, मैं इसका अर्थ आपको बताना चाहूंगा। टनल का, माननीय अध्यक्ष जी, टनल का अर्थ होता है सुरंग, और टनल विजन से अर्थ लिया जाता है कि किसी का विजन संकुचित है, जो मैंने अभी बात की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा विजन संकीर्ण नहीं है। हमारा विजन तो जो अर्जुन की आंख है ना, माननीय अध्यक्ष जी, अर्जुन की आंख के निशाने की तरह फोकस्ड है। संकीर्ण सोच नहीं है हमारी, जो आरोप लगाया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करना है। ये हमारा फोकस है, ये हमारा संकल्प है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टनल विजन नहीं यार, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारा जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मूल मंत्र पर चलते हुए जो हमारा ये विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, इस मूल मंत्र पर चलते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन से नित नूतन प्रेरणा लेकर हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जमीन को संवारने के लिए हर दिन, हर क्षण कटिबद्ध, प्रतिबद्ध और कार्यरत हमारी सरकार है। हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है
कि वर्ष 2047 से पहले ही मैं आज इस हाउस के अंदर बड़े गर्व के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमारा ये मानना है कि वर्ष 2047 से पहले ही विकसित हरियाणा के अपने विजन को हम धरातल पर उतार करके दिखाएंगे। इस गति से हम काम कर रहे हैं, इस गति से काम कर रहे हैं। आऊंगा इसके ऊपर भी, इस पे भी आऊंगा, इस पे भी आऊंगा दादा, इस पे भी आऊंगा, नहीं आऊंगा इसके ऊपर भी। आप कोशिश कर रहे हो, इसमें देयर इज नो डाउट, लेकिन आप जो है ना पब्लिक इमेज के चक्कर में भागते फिर रहे हो इधर उधर। आप सेक्रेटरी इमेज में बैठो, दफ्तर में बैठो, गवर्नेंस वहां से चलेगी, वहां से राज चलेगा, वहां से कुछ जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। ये मैं बता दूं आपको। अच्छा सुझाव है दादा, बिल्कुल अच्छा सुझाव है आपका। हम दफ्तर में भी बैठे हैं, पब्लिक में भी हैं। नहीं दादा, पर मुझे आज एक पीड़ा हुई दादा, आज मुझे एक पीड़ा हुई है। आपने एक शब्द कह दिया कि आप में घमंड है, मेरे में घमंड नहीं है दादा, घमंड नहीं है। हाँ है नहीं, नहीं ना 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 ना, आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। नहीं, लोकतंत्र के अंदर आपने भी बहुत कुछ कहा, मैंने सुना। नहीं, लोकतंत्र में आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी परिकल्पना में विकसित हरियाणा में न केवल हर परिवार में समृद्धि होगी, बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की वो परिकल्पना भी सभी साकार होगी जो उन्होंने कहा था, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्द थे। अगर बंगाली भाषा में मैं कहूं, बंगाली भाषा में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, कहूं तो चित जेथा, कहूं तो चित जेथा, भय शून्य उच्च जेथा, सिर और ज्ञान जेता मुक्त। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्द हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही कारण है कि हम लगातार पिछले 11 वर्षों से भी अधिक समय से दिन रात प्रदेश से गरीब व्यक्ति के जीवन को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का हम लगातार काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हर किसान की आय बढ़ाने, हर बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने, हर महिला को स्वावलंबी बनाने और हर युवा को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से रोजगार देने के लिए और शासन को जवाबदेह और पारदर्शी तथा संवेदनशील बनाने के लिए हम पूरी मेहनत से, हमारे पूरे मंत्रिमंडल, पूरे विधायकगण पूरी जी तोड़ मेहनत से लगे हुए हैं और निष्ठा से हमारे सभी विधायक कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा मानना है, हमारी सरकार का ध्येय भी है कि जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मुस्कुराए, वही सच्चा विकास होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो हुई हमारे विजन की बात जो मैंने अभी बताई है। जो
दादा ने कहा टनल की बात, मैं टनल की बात करता हूं, टनल के बारे में थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करता हूं। इस देश का हर व्यक्ति माननीय अध्यक्ष जी हर रोज अपनी आंखों से देखता है कि कैसे पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पूरे देश में सड़कों और हाईवेज का जाल बिछा दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, परंतु यह भी इतना सर्वविदित नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें बनी हैं, जो आपने टनल विजन कहा है। 2500 किलोमीटर मैं बताऊंगा, अपने वाली भी बताऊंगा। हाँ, मैं अपने वाली भी बताऊंगा। मुझे तो नहीं पता कि आपका विजन क्या है। मेरा निवेदन है उनका बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है रनिंग कमेंट्री मत ये करें। लिखा किसने दिया? नहीं, उनको मैं बोलना नहीं, वो सारे शब्द जो लिखे हैं उनको जवाब देने दीजिए। कोई बात नहीं, आप सबने बोलना है, सबने सुना है। माननीय अध्यक्ष कोई जी, बात, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिनमें से दूर की केवल चिंता है, दूर जाना है तो जल्दी निपटेगा। जिनमें से तो केवल पटक ना करें। 460 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनिहाल कांजीगुड़ टनल, ये परियोजनाएं भारत की नहीं। अरे एक मिनट, आपने आरोप लगाया, आपकी सोच क्या है मैं वो देख रहा हूं ना। नहीं, देखिए आफ्ताब जी, ये ना ये टनल विजन आपने कोई छोटा शब्द नहीं कहा। मैं आपकी सोच की, माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सोच की संकीर्णता को मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो टनल विजन कहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनके ऊपर असर पड़ा है इनके शब्द का। इंजीनियर के ऊपर उनको गाली दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। इस शब्द पे तो पीएचडी होगी आने वाले समय में, इतना आपने एक्सप्लेन कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट जी। है किताब छोटी कर लो तो सुन लेंगे, छोटा कर रहे हैं। किताब लंबी करोगे तो फिर जवाब बचेगा, फिर वो करेंगे। बत्रा जी छोटी कर मेरा भी यही निवेदन है, बीच में कोई ना बोले। छोटा कर रहा हूं। जी मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की ये जबरदस्त परिचायक है। जी, ये जिद पकड़ते हैं। पहले खट्टर साहब भी थे, मैंने एक बार कही थी छोटा करो, फट छोटा कर दिया था। नहीं, छोटा क्यों करते आप? छोटा कर देंगे जी, छोटा कर देंगे। अचीवमेंट भी बताऊंगा जी। नहीं, एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी तो उस विषय पे नहीं आया जो इन्होंने कहे हैं। अभी तो मैं जो इन्होंने प्रस्ताव में लिख करके दिया है, विश्वास प्रस्ताव में, उस शब्द का एक का पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं। पहला विश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, जिसका अपोजिशन नहीं पाएगी। जब तक मुख्यमंत्री बोलेंगे सब बांट जाएगा, देख लीजिए। हिसाब से तैयारी होगी ना। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश ने देखा है वर्ष 2017 में संगलदान रेलवे टनल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के लोकार्पण ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुर्गम पहाड़, मौसम और चुनौतियां नए भारत की प्रगति को अब रोक नहीं सकती, जो इन्होंने आरोप लगाए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष 2024 में यूएसबीआरएल परियोजना की
12.7 किलोमीटर लंबी T50 रेलवे टनल ने जम्मू कश्मीर को देश के रेल मानचित्र पर मैं हरियाणा की बात करूंगा। पहुंचने वाले हैं, टनल से नजदीक लग गए, टनल से जल्दी आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं हरियाणा अभी। नहीं पहुंच गए, बस 5-4 मिनट में पहुंचने वाले हैं चंडीगढ़। चलिए जम्मू कश्मीर की छोड़ते हैं। मैं अब तो नजदीक, आप पिंजौर वाली टनल के नजदीक। हाँ, और बताता हूँ जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता, मैं हरियाणा की बात करता हूं। अशोक अरोड़ा जी ने कहा है कि हरियाणा का बताओ क्या है, हरियाणा का बताता हूं मैं। अभी हाल में ही हरियाणा में भी हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली हवाई अड्डे तक बनी टनल हमारे हरियाणा के नागरिकों को, पंजाब के नागरिकों को, हिमाचल के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, हम उधर निजंदे पड़ा तो इधर ही बुला रहे। बढ़िया ना टनल, ये बढ़गी। सोनीपत से मात्र जो टनल बनी है, माननीय अध्यक्ष जी, उसकी सुविधा हमारे नागरिकों को मिल रही है। बहुत अच्छा। आवागमन में समय की बचत और तकनीकी दक्षता का प्रतीक के रूप में वो उभरी है। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, कुंडली मानेसर तक के एमपी के साथ साथ हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 1 किलोमीटर से अधिक लंबी टनल बनाई जा रही है। आफ्ताब जी, मुख्यमंत्री जी, जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए। ठीक है। हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। 1 किलोमीटर की टनल हरियाणा, जो ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन रहा है, बन रही है ना? नहीं, आपका तो जो खड़े हो कभी बन रही है ना? चंडीगढ़ में जगह मिलती नहीं, तो यहाँ से टनल खोल कर पंचकुले में बना ले अपनी विधानसभा। टनल खोदो, टनल खोल के चलो, जहां आवश्यकता है जी वहां बनाए रहे। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए मैं हिमाचल की नहीं छेड़ता, वैसे नहीं, इसका वो दिखा दूं जी मैं। हाँ, क्योंकि वो कोई कारण है, उसका बाद में बताऊंगा जी कारण क्या, लास्ट में जब समापन होगा। माननीय अध्यक्ष जी, 2020 में बनी मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची हवाई सुरंग है, सबसे ऊंची। इसका नाम नहीं, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं क्यों नाम लिया, मैं छोड़ दिया था, आपने बताया, ये किसने लिख कर दिया मेरे को नहीं पता। माननीय अध्यक्ष जी, इसका नाम, माननीय अध्यक्ष जी, अटल टनल का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है। इस देश में सड़कों का जाल बिछाने का विजन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। माननीय अध्यक्ष, इस कारण से मैंने इसका जिक्र किया है, क्योंकि मैं इसको छोड़ रहा था, परंतु भी साहब ने कहा कि नहीं, इसका नाम जरूर लें। मैं कहा ठीक है जी, मैं लेता हूं। इस कारण से नाम लिया, क्योंकि उन्होंने सड़कों में बड़ा काम किया है जी। हाँ, सारी बात मानता हूं ना, सारी बात मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं
कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत ने विकास की नई गति पकड़ी। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत 14,000 किलोमीटर लंबे राजमार्ग उनके समय के अंदर बने और मंजूर हुए। माननीय अध्यक्ष जी, उन द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से समूचे देश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कें पहुंची। गांव को शहर से जोड़ने का काम पहली बार पक्की सड़क से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा को इस योजना का बड़ा लाभ मिला जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। इसके तहत हमारे हरियाणा राज्य में लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी। 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें, हर गांव को शहर से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी, उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली मेट्रो की नींव भी रखी गई। वहां भी कई टनल बनी है जिसका लाभ हमारे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। जो मेट्रो चल रही है ना जी, वहां डबल डेकर के अंदर, डबल जो एक नीचे चल रही है एक उसको ऊपर चल रही है, वो टनल में चल रही है, तीसरी उसको ऊपर चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये टनलें भी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई है, उनके समय में शुरू हुई। टनल विजन का है, पता नहीं क्या सोचती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर्ष की बात है हमारे लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसका रिप्लाई तो दे नहीं रहे यार। ये वो तो किसी ने लिख दिया, ये किसने लिख के दे दिया आपके हाथ में? जो आप सवेर के यही बात करेगा, लिख कर दे दिया। मैंने 4 घंटे लगाए इसके ऊपर, एक एक व्यक्ति की बात को सुना और फिर उसी हिसाब से जवाब दो ना। फिर आप नहीं, टाइप तो करना पड़ेगा। देखो चलो फिर किसी ने क्या बोला दिमाग से भी निकल जाता है। चलो, इतने लोग बोल रहे हैं, स्पीकर लिखना तो साहब, पड़ेगा। मेरा सबमिशन ये है कि काइंडली जो स्पीच ऑफ दी सदन के नेता की जो स्पीच है वो नो कॉन्फिडेंस मुझे अपनी सफलता बताएं। जो हमने इनकी गलत नीतियां और लचक मैनेजमेंट की बात कही है उसमें जो हत्याएं देखिए डॉक्टर साहब, सदन के नेता अपने विषय को किस तरीके से रखते हैं और कैसे उसका बैकग्राउंड प्रस्तुत करते हैं। चेयर उसके लिए बातें नहीं कर सकती। नहीं, यह है कि मेरा निवेदन है कि वो अपना विषय रख रहे हैं, सब सुने उसे। तो अभी तो देश की टनल गिराई है, अभी तो दुनिया की टनल नजदीक मान्य अध्यक्ष जी वापिस ले लो। और भी साहब कह रहे हैं तो वापिस ले लो। हाँ जी, सीएम साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने पहली बार किया, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, पहले मैं इधर बैठे इधर की बात करूंगा जी। मेरे को तो इतने दिनों की फीलिंग ही अजीब आनी शुरू हो गई थी, चक्कर, तो मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। वो क्या कर रहे थे जी, मैं वही बता रहा, भय मी का नहीं है जी, भय टपके का है। चक्कर ये है जी, अविश्वास प्रस्ताव तो भूल गए, आपके समय का रोड़ा पड़ रहा है। आप कितना बोलोगे, समय का चक्कर पड़ रहा है जी, बाकी तो कोई चक्कर नहीं जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये विज साहब ने बात कही है ना भी अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लो, ले लेना चाहिए, है तो कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं है। आप जो बात कर रहे हो, आप हंस रहे हो, जोक में चला रहे हो सारा। हरियाणा की जनता का विश्वास आपके प्रति हो गया है, क्योंकि आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल मीन से आप आए हो, वोट चोरी के नाम से आए।
You have no constitutional right. You have no locus standi. You have no locus standi to remain in power. ये हमारा इल्जाम है। इस पर जवाब जो आप जनता का है विश्वास है। आप सीरियसली बात करो। आप जनता का जो विश्वास है उसको भी आप जो है वो आपने शपथ ली है। आपने शपथ ली मुख्यमंत्री की कि मैं बगैर किसी भेदभाव पक्षपात या बगैर फियर के फेवर के काम करूंगा। कर रहा हूं जी। नो नहीं, मेरे हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, एक सरपंच का डॉक्टर साहब आपने बाकी बातें कर ली, अब यहाँ नहीं। आपने डॉक्टर साहब अभी नहीं, कोई भी नहीं अभी ये विषय नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब ये विषय नहीं चलेगा, अभी हल्के का विषय नहीं चलेगा। अब ये स्टेट का विषय चल रहा है, नहीं हल्के का नहीं चलेगा, हल्के का नहीं उनको जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, अब हल्कों के विषय नहीं उठेगा। माननीय अध्यक्ष जी, बाबा रामदेव जी भी बताते हैं, एक बाबा रामदेव जी भी बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके हंसना चाहिए। स्वस्थ ठीक रहता है दादा, हंसना चाहिए। सारी मानते हैं जी। ये लो वो भी तुम्हारी टनल सोच तुमने टनल सोच अपनाई। स्वामी रामदेव जो है वो आर्य समाज से पनपते हैं। जो आर्य समाज जो है जो आडंबर अंधविश्वास और पाखंड और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। और स्वामी रामदेव ने रोहतक में एक मंदिर की आधारशिला रखी। ये कहां स्वामी दानंद चला गया? तो आप सारी बातें को मत करो। आपने किसी का नाम लेके इस तरह की बात सीरियस होके कह रहा हूं जी, मैं सीरियस होके कह रहा हूं जी, मैं सीरियस होके कह रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में है आरोप लगाना। भगवान श्री राम के राम सेतु को कह दिया था, कहा ये तो काल्पनिक है। हर आदमी को हर जगह आरोप लगा रहे, हर जगह आरोप लगा रहे माननीय अध्यक्ष जी, परंतु हम इसके ऊपर नहीं बोलते। कोई बात नहीं। आर्य समाज इस देश की प्रतिष्ठित जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में बड़ा महायोगदान दिया है। ऐसे महान लोग थे जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने देश की संस्कृति को सुरक्षित रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं कांग्रेस के लोग, उसके ऊपर कांग्रेस के लोग उंगली उठा रहे हैं। उस संस्था के प्रति आपके परिवार के लोग रहे हैं उसके अंदर जी। आप लोग को मेरे तो पिताजी गुरुकुल में पढ़े भाई। लोग को आप लोग को क्या बोल रहे हैं? नहीं जी, नहीं गलत, ये गलत। आर्य समाज के खिलाफ वापिस चले सब। आर्य समाज के खिलाफ हाँ, गलत बोल लिया जी, गलत बोल लिया। नहीं शब्द वापस लो। दानंद जिन्होंने आर्य समाज जिसमें आडंबर पाखंड अंधविश्वास मूर्ति पूजा के खिलाफ अपना पूरा जीवन गंवा दिया, आज उनके क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या बोल रहे? अरे कम से कम हम जो तो आर्य साइड में बैठे हैं, सीनियर ऑपोजिशन के लीडर है, पूरा परिवार आर्य समाज में रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जी। पहले आर्य समाज के खिलाफ क्या कहा? बोलो। नहीं बोलो आप। नहीं आप बताओ ना, स्पेसिफिक क्या बताओ। ऐसा है नहीं स्पीकर साहब, आप अपनी जो हमने जो इल्जाम लगाए, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने लगाए इल्जाम आपके ऊपर। मैंने आपके ऊपर गवर्नेंस के इल्जाम लगाए कि गवर्नेंस नहीं होगी। आपका तो हक है विपक्ष तो आप इल्जाम का जवाब दो और अपनी जो सफलता है वो बताओ आप। चलिए, माफ कर दिया, सारे लोगों ने जाना है, अपने घरों में जाना है। बैठो डॉक्टर। चलिए, मैं एक बात निमंत्रण देता हूं विपक्ष को। मैं सभी महान सदन को यह निमंत्रण देता हूं, 24 दिसंबर को पूर्व संध्या पर अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पर देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उनकी प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए पंचकुला आ रहे। मेरा सबसे निवेदन है कि सारे वहां पहुंचे। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने सुशासन दिया है, सुशासन की राह दिखाई है माननीय अध्यक्ष जी कि सुशासन क्या होता है। मैं बताऊंगा जी, आगे आऊंगा, मैं इसके ऊपर भी बताऊंगा, मैं इस पर बताऊंगा।
आप कह रहे हो अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, सम्मानित थे। मैं तो हर साल उनके जन्मदिन पे सेंट्रल हॉल में जाता हूं, फूल चढ़ा के आता हूं। अब तो पहली बार बता रहे हो क्या आप? नहीं, मैं निमंत्रण दे रहा था जी, मैं तो पूरे हाउस को निमंत्रण दे रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अब उसके ऊपर भी बताऊंगा जी, मैं उस पर ही बताने वाला हूं। मैं सारी चीज पर बताने वाला हूं, जो आपने कहा है सारी चीज बताने वाला हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा समय ज्यादा लग जाएगा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अमित शाह जी 24 दिसंबर को पंचकुला में अपनी यात्रा के दौरान इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 हमारे विजन डॉक्यूमेंट को भी रिलीज करने वाले हैं। आप उसके अंदर भी आना, भी हम क्या करने वाले हैं आगे हरियाणा के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन में यह भी बताना चाहता हूं कि 25 तारीख को पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हर साल की तरह सुशासन दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने देश में सुशासन में भी बड़े सुधार किए हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं एक जानकारी देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि 24 दिसंबर 1987 को माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी सदन में यहां बैठ के हाउस की प्रोसीडिंग देखकर गए। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात। आज स्वागत सभी 24 तारीख को जी, 24 तारीख को अटल जी यहीं बैठे इस हाउस में प्रोसीडिंग देखी उन्होंने। यहीं बैठ के उन्होंने हाउस की प्रोसीडिंग देखी थी, 24 स्वागत किया था यहाँ से। जी जी जी, नहीं ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, महत्वपूर्ण विषय से जुड़ जानकारी रही थी। जब उनके नाम की चर्चा चल रही है। जी जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी हमारी विधायिका जज्जर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात कर रही थी, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जब से हरियाणा प्रदेश का जनसेवा का दायित्व संभाला और संभालते ही मैंने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि हरियाणा की धरती पर अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। या तो अपराधी सुधरे या हरियाणा को छोड़े, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक वक्तव्य नहीं था माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि हमारी सरकार की नीति और नीयत का ये स्पष्ट संकेत था। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट संकेत था। माननीय अध्यक्ष जी, यह रिकॉर्ड की बात है, जब से मैंने हरियाणा की दायित्व संभालने के बाद अब तक प्रदेश में अपराध कर रहे, विदेशों में भागे हुए 7 अपराधियों को थाईलैंड, फिलीपींस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कंबोडिया और यूएसए से वापस ला करके माननीय अध्यक्ष जी जेल के अंदर करने का काम हमारी पुलिस ने किया है जब से मैंने दायित्व संभाला है। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास गवाह है, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, बहुत उदाहरण है। कहा था, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जाने नहीं चाह रहा हूं, मैं रुक रहा उससे, मैं नहीं आगे बोलूंगा, सिर्फ संकेत किया। सरकार की जरा सारी कमियां गिना दो, फिर अपना जवाब दे दियो। जो कहा पिछली सरकार में था, पिछली सरकार, अब तो 11 साल हो गए, तुम आप नहीं बताओ ना। वही बता रहा हूं, बताओ कहाँ बता रहे हो? वही बता रहा हूं। अब तक तो कुछ बताया नहीं। नहीं देखिए, अब तक तो एक टनल के सिवाय और इसके सिवाय कुछ बताया नहीं। नहीं, टनल से बाहर
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यह कहते हुए मुझे संतोष भी है कि हमारी सख्त नीतियों और प्रभावी पुलिसिंग की कारण संगठित अपराध, अंतरजातीय गिरोहों और साइबर अपराध के विरुद्ध ठोस सफलता हमें मिली है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 11 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सभी बड़े अपराधों में भारी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े हैं, हत्या के मामलों में 12.75% की कमी आई है पिछले 11 वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखें उससे पीछे उठाकर। डकैती में 49.41% की कमी आई है। दंगों में 20.78% की कमी आई है और लूट के मामलों में 10.52% की कमी आई है। दादा फिर आप कहेंगे, अब मैं आपका ही बता दूं, फिर आप कहेंगे भी मारेवाड़ा क्यों ठहरे यहाँ, मैं आपका भी बता देता हूं। आप कहेंगे फिर मारेवाड़ा क्यों ठहरे, आपके समय की बता देता हूं। आपके 10 सालों में, ये तो रिकॉर्ड की बात है दादा, आपके 10 सालों में ये 2004 से 14 तक प्रदेश में हत्या के मामलों में 50.88% की वृद्धि हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े हैं। डकैती में 230.76% की वृद्धि हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, दंगों में 178% की वृद्धि हुई। माननीय अध्यक्ष जी, इससे भी आगे लूट के मामलों में 258.2% की वृद्धि हुई। ये आपके आंकड़े हैं माननीय। क्राइम के माननीय अध्यक्ष जी, बताऊंगा, उस पर भी आऊंगा दादा, उस पर भी आऊंगा, उस पर भी आने वाला हूं मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा जो आपने कहा है, और जितने हमारे विधायकों ने कहा उनका भी जवाब दूंगा। मेरे पास आ रहा क्या, मैं तभी तो कहा भी धैर्य से सुनिए। चलिए, मैंने तो ये आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस बता रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस बता रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं। और एक बात और बता रहा हूं जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 0 FIR का प्रावधान पहली बार ये मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हुआ था। 0 FIR का, इससे पहले तो 0 FIR था ही नहीं, पहली बार हुआ। मैडम और चंडीगढ़ पुलिस थी, हमारी पुलिस नहीं थी, चंडीगढ़ पुलिस थी। विधायक महोदय जी, वो चंडीगढ़ पुलिस थी, वही जांच कर रही है, वही जांच कर रही है। मैं तो कह रहा हूं वही हरियाणा जांच का कर विषय रही है। नहीं है, आप उस पर मत जाए गीता जी। हरियाणा का विषय नहीं है, वो जो चंडीगढ़ का आदरणीय विषय यहाँ अध्यक्ष मत उठाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरूरत नहीं। हमने क्राइम के प्रति, हाँ ठीक है, हमने क्राइम के आपने प्रति जो विषय किया वो यहाँ का नहीं है, ठीक है। हरियाणा की चर्चा हो रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने क्राइम के प्रति ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन प्रहरी जैसी पहलों में जमीनी स्तर पर माननीय अध्यक्ष जी ठोस परिणाम हमारी सरकार ने दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाए गए, बैठ जो मैं बताऊंगा जी। माननीय अध्यक्ष, नहीं 1 मिनट जी, मैं इससे तो मैं नाराज हूं जी, मैं इससे नाराज हूं। नहीं करेंगे, करेंगे। चौधरी साहब, मैंने पहले भी कहा था। नहीं, 1 मिनट,
मैं चौधरी साहब को बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये जिस बंदे के साथ लड़े हैं, ये जिस बंदे के साथ लड़े ना, ये दोनों बैठे कराते, एक मंजे के ऊपर बैठे कराते दोनों, एक मंजे पर। यही बताओ, रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेट करो आप। कोई नहीं रोक रहा। आप एक तरफ से 1 मिनट पहले तो आपने कहा 0 FIR कर दी हमने, एक MLA की FIR दर्ज नहीं हो रही। मैंने ये कहा कि मन्नू बीच में न बाड़ो है, मैंने ये बात कही भी आप हमारे आदमी है, मन्नू बीच में न बाड़ो मखा, मैंने स्पष्ट कहा। इवन का दोनों का आपस में परिवार में आना जाना जी, और दोनों इकट्ठे बैठे कराते जी। नहीं, मैंने फैसले के लिए कहा, मैं कहा जो दोनों का करा दूंगा, मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 5 नवंबर से 27 नवंबर तक हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैक डाउन में हमारी उपलब्धियों से आज अपराधियों में खौफ है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन से 7,587 अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस ऑपरेशन ट्रैक डाउन में 322 अवैध हथियार भी जब्त किए गए, उनसे पकड़े गए, गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। दादा सरे दादा सरे आप ही समझाए दो, नहीं कहते रेजुलेशन वापिस ले लेगा। मेरा नाम ले एक बात कही, मैं 1 मिनट चाणक्य ने ये कहा था जी कि राज दरबार में सच्चाई कहने वाले लोग नहीं मिलते, ये सच्चाई है। और सच्चाई कहने वाले मिलते हैं तो कान सुनने वाले नहीं मिलते। आप जो घिरे हुए हैं ना, मेरा एक सुझाव है, आप अपना भेष बदलकर अंबाला से नारनौल तक चले जाओ। 10% आदमी आपकी, वो जो है ना जी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल गोत है सूरी, और वो जो है ना एक जमींदार आदमी ने उसने देखा कि जी बोर्ड पे सूरी देखा हुआ फलाना फलाना सूरी, तो उसने शर्मामते ने कहा, सूर साहब नमस्ते। बोले सूर साहब? बोला बाहर तो सूरी लिख रखा है। मैंने सूर तो कह दिया, बाप तो दादा जो बात कह रहे हैं ना, माननीय अध्यक्ष जी, मैं हर रोज, मैं जब भी जाता हूं, मैं रोड से जाता हूं, और जिस रोड के ऊपर से निकलता हूं, लगभग 5 से लेकर के 10 गांव में बीच में मुझे रोकते हैं लोग, और मैं उनकी बात 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मेरे पास होता है, मैं उस हिसाब से रुक करके सुनता हूं। मैं सुनता हूं, देश बदल के भी गया हूं, आपके घर भी गया एक दिन, आपको पता नहीं है अभी। हाँ, देश बदल का गया, इसको पता नहीं लगा अभी तक है। माननीय अध्यक्ष जी, 1 दिसंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन दोनों ऑपरेशनों से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर भी लगाम लगी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कुछ साथी बोल करके चले गए, इधर भी आरोप लगाया, उधर भी आरोप लगाया। तो इनकी एक ही बात है, एक बार इनको जाना पड़ गया था तो उन्होंने संभाल लिया। एक ही बात है, बिल्कुल। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष अब तक
एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,320 मुकदमे दर्ज करके 6,018 नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ये बात कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा जी साइकिल चलाई दिया, कहा उससे क्या नशा रुकता है, दौड़ लगाई दी, क्या उससे नशा रुकता है, यही बात कही है जी। करड़ा कदम उठा रहे मखा जी, ये वह सब करड़ा कदम उठा रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन के अंदर हमने 6,018 नशा तस्करों को, मैं आगे भी बता रहा हूं आपको, सलाखों के पीछे डाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 1,500 तस्कर दूसरों राज्यों से थे, बाहर के थे, और इन तस्करों की 12 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। 12 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी कार्रवाई माननीय अध्यक्ष जी हमारी पुलिस कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेसी भाइयों ने प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने की बात भी की, उसके अंदर लिखा था कि बेरोजगारी बढ़ गई, तो खैर लिख दिया इन्होंने, है जी। लेकिन मुझे माननीय अध्यक्ष जी हैरानी इस बात की है, मैं देख रहा था अभी क्या क्या शब्द लिखे, मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। इस बारे में इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं कहा, कोई बस खाली आरोप लगा दिया बेरोजगारी बढ़ गई कहा, और कोई आंकड़ा नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष जी, और तो और एक मिनट जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, हाँ मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं जी। माननीय अध्यक्ष जी, हर बार की तरह इस बार तो इन्होंने सीएमआई नामक संस्था की किसी रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया अपने भाषण में, कुछ भी नहीं कहा अभी किसकी रिपोर्ट आई किसकी नहीं। ईदगा वो पुरानी पता नहीं किसकी थी कि वो प्राइवेट व्यक्ति था, उसकी टाइटल ये उरासी अपना गुणगान करेगा, तो इतनी बेरोजगारी होगी, इतनी बेरोजगारी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है, और मैं सभी सम्मानित सदस्यों को बताना चाहूंगा, मैं सभी मुख्यमंत्री जी, आप कह दीजिए वापिस कर देते। मैं सभी सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अभी क्योंकि समय ज्यादा हो गया, तो अभी जो उपलब्ध था छोले कुलचे मंगाए हैं, 15 मिनट में आ जाएंगे, भूख लगे तो ले लेना। जी मुख्यमंत्री जी, इनकी तसल्ली तो हो गई है, एमएलए हॉस्टल में जवाब इनको मिल गया, वोटिंग करा लो और छुट्टी करो, और क्या। ये तो आप लोग तसल्ली होती, जब कह रहे नहीं हुई तो हम तो बोल रहे हैं, जैसे आप लोग कह रहे नहीं हुई, तसल्ली तो हो गई। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, आप लोग जैसे तय करें। हाँ, सारी का जवाब दूंगा जी, सारी का जवाब दूंगा, सारी का जवाब दे रहा जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने सरकार के ऊपर जो लोगों की मंशा है, लोग इस बात से तंग हैं, हमने दान घोटाले की बात करी है। मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था नहीं हुआ, एक मिनट, जब हम कह रहे थे पिछली, जब हम काम रोको प्रस्ताव आए थे, लाए थे कि नशा बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस टाइम आंकड़े दे रहे थे। अब 1 महीने की अपनी उपलब्धि बता रहे हो, अच्छी बात है, आप नशे पे रोक लगाओ, परंतु जो आंकड़े उस समय दिए थे, हम अगर आपकी आवाज, जनता की आवाज ना उठाते तो शायद आप ये ना करते। चलिए, धीरे धीरे सभी विषयों पे आ ही रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब कह रहे भी जनता तंग है, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, हरियाणा प्रदेश की जनता तंग नहीं है, कांग्रेस तंग है कि हम सत्ता में नहीं आए हैं, ये तंग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाह रहा था जो बेरोजगारी की बात कही है, पिछले सप्ताह ही माननीय अध्यक्ष जी भारतीय रिजर्व बैंक
उसने अपनी हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स उसमें स्पष्ट ये बात कही है कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर अब केवल 3.1% है। ये पिछले सप्ताह ही जारी की है, ये पिछले सप्ताह ही जारी की है बेरोजगारी। ये भारतीय रिजर्व बैंक ने कही है, ये उन्होंने सर्वे रिपोर्ट में कही, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है उसकी। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक को पूछो, उन्होंने अपनी उसमें रिपोर्ट में दिया होगा, क्या मानना उन्होंने लिया होगा। मैं बता रहा हूं जी, जो उनकी रिपोर्ट आई है, हाँ मैं यही बात कह रहा हूं, 3.1%। माननीय अध्यक्ष जी, अगर उत्तरी भारत के सभी राज्यों में ये सबसे कम है, सबसे कम है माननीय अध्यक्ष जी। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर इस रिपोर्ट के अनुसार 5% है, दिल्ली में 6% है, वहां तो अभी अपनी सरकार आई है, उसमें 6% है, और दिल्ली में, हाँ गांव में, और पंजाब में ये 5.4% है, राजस्थान में 3.2% है। माननीय अध्यक्ष जी, 2022-23 की तुलना में 23-24 में स्पष्ट कहा गया है कि हरियाणा ने ग्रामीण बेरोजगारी कम करने में बहुत अच्छा काम किया है, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस दौरान हिमाचल में बेरोजगारी दर 1.5% बढ़ी है। नहीं देखिए, जो उनका आंकड़ा था उससे बढ़ी है उतनी, मैं उसके ऊपर बता रहा हूं। अगर आप नहीं सुनना चाहते मैं नहीं बताऊं, परंतु दादा कह रहे पूरी डिटेल में बताओ। माननीय विधायक महोदय, मुझे आज वो बच्चे मिले थे, उन बच्चों को मैंने माननीय अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कहा भी आपके को अगर कहीं ये लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, जो हमारी ट्रांसपेरेंसी की नीति है, मखाप मुझे बताओ, FIR में दर्ज कराऊंगा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा उनको, आप मुझे बताओ किससे कहीं पर भी कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तरीके से बच्चे आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से। भाई मैंने उनसे सुझाव भी मांगा है, मैं कहा आप हमें सुझाव दो, तय नहीं लिखा दे यार, तय नहीं दे लिखा दे दे, नहीं सुधार दे दे, ठीक है जैसी माननीय अध्यक्ष जी, वो आपके नेतागणों ने हर विषय लिख के दिया हुआ है, उसको बीच में मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में जवाब दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 1.6% बढ़ी, अरोड़ा जी, राजस्थान में 0.2% बढ़ी, पंजाब में 0.8% बढ़ी, रात को दुकानें बंद हो गई, जबकि हरियाणा में यह 2.7% की दर से ये गिरी है, कम हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हरियाणा में शहरी बेरोजगारी की दर अरे जैसा CET का पेपर हुआ, एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसका चर्चा किया है पीछे, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह हरियाणा में
शहरी बेरोजगारी की दर 4% है, 4%। यह भी उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में बहुत कम है माननीय अध्यक्ष जी। हिमाचल में शहरी बेरोजगारी दर 10% है, जम्मू कश्मीर में 11.4% है, पंजाब में 5.6% है, राजस्थान में 7.7% है, चंडीगढ़ में 7.1% है, जबकि हरियाणा में केवल 4% है माननीय अध्यक्ष जी, 4%। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बेरोजगारी हटाने के ठोस प्रयास किए हैं, जहां एक और लगभग 2 लाख युवाओं को क्या पॉइंट ऑफ बिना पर्ची बिना खर्ची केवल मेरिट के आधार पर पक्की नौकरी दी गई है माननीय अध्यक्ष जी। वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैंने भारतीय रिजर्व बैंक ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे जो हो देश गया? की पता नहीं आप कौन सा संस्था आंकड़ा ला रहे हो। देश की रिकॉर्ड अलग कहां चीज से है, लेकर बट के दिस कांट बी ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय अध्यक्ष नहीं जी, बत्रा जी, नहीं ऐसे नहीं। माननीय ऐसे अध्यक्ष जी, आंकड़ों का आप यहाँ हमने करोगे कंपटीशन। हमने जहां एक आपने बोली अपनी बातें, लगभग 2 लाख सुनिए, युवाओं को सुनिए आप। बिना पर्ची बिना खर्ची के बीच में नहीं। केवल मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है, वहीं दूसरी ओर माननीय अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर हमने युवाओं को दिलवाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वर्ष 2014 में भाजपा सरकार गठित होने से पहले हरियाणा में सरकारी नौकरियां अपने चहेते को देने के लिए एक षड्यंत्र तंत्र काम कर रहा था। षड्यंत्र तंत्र यहाँ पर इसी विधानसभा में षड्यंत्र आपने कहा है, आपने षड्यंत्र कहा है, चैट दिया था एचपीएससी का नौकरी के आपने मामले षड्यंत्र में। कहा अपने भाषण में। इन्होंने कहा था एसआईटी बैठाएंगे, आज तक तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। मैंने चैट दिया था ऑन रिकॉर्ड, उसका क्या हुआ है भाई? माननीय अध्यक्ष जी, साफ साबित था किस प्रकार नौकरियां बेटी तुम्हारे। माननीय अध्यक्ष जी, एचपीएससी में लिखित परीक्षाओं के आज तक नहीं आया, कितने साल जो हो गए? टॉपर थे नहीं अध्यक्ष जी, तो इंटरव्यू में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष चीफ जी, मिनिस्टर ने कहा 0 था अंक इसकी इंक्वायरी करेंगे और बाहर आज कर तक नहीं देते हुआ। थे 0 अंक दे करके। एससी की न जाने कितनी भर्तियों में परिणाम आने से पहले ही अखबारों में फोटो छप जाती थी, नाम छप जाते थे। ये मैंने पहले भी कहा है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, किस मंत्री का लगेगा, किस सांसद का लगेगा, किस विधायक का लगेगा, किस उच्चाधिकारी का लगेगा, किसका रिश्तेदार लगेगा, किसके मामे का छोरा लगेगा, किसके फुफ्फड़ का छोरा लगेगा, किसकी बुआ का छोरा लगेगा, ये पहले ही अखबारों में आ जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, न जाने कितनी भर्तियों की माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराई है। माननीय अध्यक्ष जी, नौकरियों में किस प्रकार से भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आधारित नौकरियां दशकों से चले आ रहे इस षड्यंत्र तंत्र को माननीय मनोहर लाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसको खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसने खत्म किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, ये ऑन द रिकॉर्ड है। जबकि हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 लाख के करीब नौकरी देने का काम किया है, 2 लाख के करीब। नहीं, एच का आयरन क्या लगा जी, ये एच का आयरन क्या लगा मैं बताऊंगा।
वो अलग है। नहीं वो अलग है। नहीं अलग है वो, मैं बताऊंगा जी। नहीं मैं बताऊंगा जी। ये सरकारी पक्की नौकरी है, ये सरकारी पक्की नौकरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अविश्वास प्रस्ताव में इन्होंने लिखा कि बेवजह कोर्ट के केस के बहाने भर्तियां लटकाई जा रही हैं। हमारे दादा बोल रहे थे, हमारे दादा ने बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में सच्चाई प्रदेश का हर युवा जानता है, प्रदेश का हर युवा का मां बाप जानता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरियों की भाजपा सरकार की नीति से बौखलाकर प्रदेश में विपक्ष की शह और मदद से एक भर्ती रोको गैंग ये बना हुआ है। पर्चा चलता है तुम्हारा, अटैचियां चलती है, क्या बात कर रहे हो आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारे ऑपोजिशन लीडर हैं और इस महान सदन के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। इस कुर्सी के ऊपर भी 10 वर्ष बैठे रहे, परंतु निर्णय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ठीक नहीं किए, उधर बैठा दिए नहीं बैठा दिए, गलत नीतियों के कारण उधर बैठा दिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, अगले प्लान में जो ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं वहां कोई दिखाई नहीं देगा, वो भी साफ हो जाएंगे। आप देखना जी, वो भी साफ होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो पहले मसूरी के समय, फिर परीक्षा के समय, फिर परिणाम के उपरांत अदालतों में जाकर ये इनके प्रकरण स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी निशाना बनाया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी आंकड़े उदाहरण के कह दिया गया कि इसके माध्यम से ठेके पर कम मजदूरी पर सरकारी काज को धकेला जा रहा है, यह आरोप लगाई दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ये बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है, और उधर से कह रहे कहा सच्चाई या कहा या, उधर से आवाज आ रही है, आई है ना उधर से, परंतु मैं बताना चाहता हूं सच्चाई तो ये है, सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई मैं बता रहा हूं। विकास जी, सच्चाई मैं बता रहा हूं सच्चाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि हमने इस निगम का गठन करके प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। नहीं तो 2,000 रुपए पकड़ाए देते उन्होंने, इनके समय के अंदर ये हालात थे। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने तो इसी निगम के माध्यम से 58 साल की आयु तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार भी 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 1,22,000 युवाओं को इस निगम के माध्यम से नौकरी भी देने का काम किया, उनको सुरक्षित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आरोप लगाया है कात्यायन साहब ने, पता नहीं किसने लिख कर दे दिया, मैं तभी कह रहा हमारे दादा है, आपको फंसाई दिया। दादा, फिर आप कहते सब समझे तो पागल सुनो कर दो, कहते घेर दो, कह दो आप, कहते वापिस ले लो इसको, कहते। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव में अन्य शब्दों के साथ
अशिक्षा शब्द का उपयोग भी किया गया। ये शब्द भी बोले गए माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर हमारे विपक्षी साथियों ने कड़ा प्रहार किया है। आज हरियाणा की 80% से ज्यादा जनता पढ़ी लिखी है। भाई और किसी का कहना न मानियो, सिर्फ एक व्यक्ति का कहना मानना, एक व्यक्ति का कहना मानना, किसी का नहीं मानना। ये स्पीकर साहब तो थक कर चले गए अंदर बैठ जी। मीडा साहब बहुत शानदार और शरीफ और बड़े बड़ी आदमी, इनको चांस मिल जाए बच्चा। इसमें ऐसा है जी, आप टू दी पॉइंट अध्यक्ष जी को कह दो, मैं बैठ सदन की गरिमा के हिसाब से टू दी पॉइंट आप जवाब दे दो और उसमें मैं बैठ दूंगा जी। ना नहीं देखो आप ना आप दाएं बाएं चलोगे, आप इधर चले उधर नहीं, चले कह दो उधर चले। आप कह दो ना ना नहीं, आप टू दी पॉइंट जवाब दो। आप जवाब दो। आप जवाब दो पुलिस अफसरों की सुसाइड केस में हाई कोर्ट की इंक्वायरी करवाए, जज की करवाओगे या नहीं करवाओगे? जवाब दो। आप हेडलाइन क्यों कर गई? आप जवाब माननीय उपाध्यक्ष भाई 5 लाख किसानों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय पोर्टल पे था, आपने हमारा स्पष्ट 51,000 है दिया। कि प्रदेश के किसी भी युवा को उस शिक्षा के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े, इसी लक्ष्य को लेकर हमने 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोलने की नीति अपनाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 80 नए राजकीय कॉलेज स्थापित किए गए हैं। हमने कहा भी हम बाइकाट करते हैं, आप सब्जेक्ट से रीटेक कर रहे हो। बोला कोई बात नहीं, 10 मिनट में खत्म होना, बाइकाट ना करो, बैठ जाओ। अब आप यही चाहते हो कि 1 घंटा और बोलोगे तो हमें जाना पड़ेगा। और की बात थोड़ा ऐसी दूसरी बात है, रेलिवेंट तो आप बोल ही रहे रेलिवेंट तो बोल ही रहे, आप कह तो दो, आप कहो। रेलिवेंट तो बोल ही रही आप किसी हाथ में। सर मेरे को 1 सेकंड की बात बोल रहे हैं। स्पीकर सर, नहीं देखिए, 1 सेकंड। दादा आरोपी लगा रहे मेरे ऊपर, आप कह दो। नहीं सर, आरोपी मेरे ऊपर लगा काजन साहब को बात दो ना बात। सर मेरे को एक चुटकुला याद आ गया। वो कपिल शर्मा शो में कह रहे जी आपने प्लीज बोला, करना मन तो नहीं बोलिया। कह देख प्लीज आ तो रही थी, रहूं नहीं बोला, तेरी मर्जी, प्लीज तो रही आ। अब आप समझो ना समझो। माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्वविद्यालयों की कुल संख्या हरियाणा में 56 हो गई है, जो वर्ष 2014 में 43 थी। मान्य कुरुक्षेत्र का आपने सुननी पड़ेगी। मैं सच बोलता हूं, देखो मेरी बात सुनो जी। आप ना कल कह रहे थे हमारे मंत्री जी बीमा मुआवजा दे दिया किसानों का। ये देख सारा नहीं उन्हें लिखित में दिया, पूरे किसानों में हमारा कोई मुआवजा नहीं आया। सुनो 1 मिनट। अच्छा दूसरा, ये जो किसान इनका बेचारा का इनके बीच में जोड़ दो जॉन सिंह के जवाब। विधायक जी, आप बढ़िया काम करे करो। विधायक जी नहीं, अरे विधायक जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किसी की लेटर पैड पर लिखवा कर लिया है, आप देख लो आप लेटर पैड पर लिखवा ले आए किसी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय विस्तार इसमें किया है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ा करके आज जी आप सभी एक दूसरे की सुन लो, सुना लो जी। धुंध का टाइम हो गया, अपना यही रुका। आप इनकी भी सुन लो जी। आप खड़े होकर कह दो ना जी, सारे कह रहे हैं आप खड़े होकर कह दो।
खड़े होकर कह दो जी आप। इधर कहो ना जी, ना इधर कहो, यहाँ कहो, ना इनको कहो, ये कहें। फिर आरोप लगाते हैं भी, आरोप ना लगाएं और कहते भी वोटिंग करा दे। मैं ये ले कर दूंगा, मैं ले कर दूंगा। नहीं ये कहे ना, ये कहे। हरियाणा प्रदेश में एक आदमी एफिडेविट दे दे कि मेरी ट्रॉली धान की माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष एमएसपी पर बिकी नहीं, लूट खसूट हुई हमने पूरी की पूरी। चिकित्सा शिक्षा के कमाल क्षेत्र कर दिया में यार, मैं बता रहा हूँ जी, आप उल्लेखनीय एक विस्तार एफिडेविट लिया हुआ है। एक किसान प्रदेश में मेडिकल नहीं। कॉलेजों की संख्या हमने 6 से बढ़ा करके 17 की है। एमबीबीएस की सीटें माननीय उपाध्यक्ष महोदय इनके समय में 700 थी और ये बात कर रहे थे, आज सुबह भी हमारी मंत्रीगण जवाब दे रही थी। हमने मात्र 11 वर्षों में हरियाणा में 2435 हमने एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं और यह विस्तार प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के बिना आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है। इसी सोच के साथ हमने 15 नए सरकारी बहुतकनीक संस्थान खोले हैं। 2014 में इनकी संख्या 28 थी, जो बढ़कर के 43 हो गई है। इन संस्थानों में प्रवेश क्षमता भी 11,985 से बढ़कर के 16,434 हो गई है। यह सीधे सीधे युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव में एक शब्द और डाला गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असमानता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिख तो दिया असमानता, एक भी शब्द कोई बोलिया नहीं, ना दादा बोले, कोई भी नहीं बोलिया, एक भी असमानता के ऊपर कोई शब्द नहीं बोलिया, पर लिख दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, असमानता शीर्षक से अक्टूबर 2025 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 वर्षों में गरीबी दर 16.2% कम होकर 2.3% रह गई है। ये हरियाणा के अंदर इस असमानता के अंदर ये रिपोर्ट आई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवधि में कुल 17 करोड़ 10 लाख भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और यही नहीं, 171 देशों में से 3 देशों स्लोवेनिया तथा बेलारूस को छोड़कर असमानता का अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक गिनी इंडेक्स भारत में सबसे कम है। बत्रा जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जी। करोड़ 78 लाख की पॉपुलेशन है और आपके बीपीएल की बेनिफिशियरी 2 करोड़ 13 लाख है। मैं देश तो की कौन बात सी कर रहा स्टेट की बात करते हो आप? मैं आपकी देश की फिगर, बात, आपके मंत्री की फिगर आपने आप सुना अभी रिकॉर्ड के ऊपर निकाल के दे सकते माननीय हो। उपाध्यक्ष जी ने सुना नहीं है। 2,78,000 इन्होंने सुना नहीं है। 2 मैंने क्या करोड़ बोला 13 है? लाख बेनिफिशियरी और इन्होंने कार्ड सुना के नहीं ऊपर है। आप कहते हैं कि प्रदेश तरक्की कर रहा है, कहां से तरक्की कर रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जवाब दे सबको रहे हैं। राशन दे के आप वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कहा गरीबी का बुरा हाल माननीय है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सुना नहीं है ठीक, क्योंकि मैंने कहा है कि डॉक्टर रघुवीर का ध्यान से निवेदन करो, मेरे से मत करो। इन्होंने ठीक तरीके से सुना नहीं। मैंने पूरे देश की बात कही है, ये इसको प्रदेश में लेकर के जा रहे हैं। मैंने देशों के नाम भी गुणे हैं, इन 3 देशों से हमारी ज्यादा है, हमारे से 3 देश ऊपर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की बात करते उस टाइम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ देश की बात, इसका प्रदेश की अर्थ बात है करो। कि अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या रूस, क्या चीन,
आज भारत में आर्थिक असमानता 167 देशों में ये उनसे कम है। देखो आप जो ना बात करो जो मतलब की हो, जो मकसद की हो बात, सबको मालूम है क्या वापिस ले लो। क्या स्थिति है आज। मतलब मेरे समझ में नहीं आया। इन अगर आप ये समझाओ चाहते ना, हो कहते वापिस हम ले चले लो। जाए, हम चले आप जाएंगे। कहते वापिस ले लो, कहते सदन को आप सीरियसली नहीं ले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह जोकर हंस के अध्यक्ष महोदय, इस तरह राशन कार्ड की का बात टाइम जो है ये तो मैं हम चले नहीं कह रहा जाएंगे। हूं। ये सेंट्रल माननीय का मिनिस्टर उपाध्यक्ष का है। महोदय, सेंट्रल यह संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जी एक मिनट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, डीबीटी, आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया। एक मिनट, आपने राशन कार्ड की बात कही, एलिगेशन क्या है? शांत प्लीज। एलिगेशन बोल रहे हैं, शांत। राशन कार्ड की बात कही, एलिगेशन क्या है? इलेक्शन से पहले तो राशन कार्ड बनवा दिए और उसके बाद 13 लाख काट दिए। कोई मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर का मिनिस्टर की जवाब है। ये 13 लाख राशन कार्ड दिए, वोट ले ली, राशन कार्ड दिए। और वोट चोरी क्या होती है? यही होती है। 13 लाख वोट काट दिए, उसका जवाब नहीं दे रहे। माननीय उपाध्यक्ष जी, उसका जवाब दो ना, क्यों बनाया और क्यों काटे? सवाल तो इस बात का है, माननीय क्यों बनाया और उपाध्यक्ष क्यों जी, काटे? आप सभी शांत हो जाएगा। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, ये माइक खोल दो। देखो, हम तो पहली बार चुन के आए और दो मुख्यमंत्रियों की विरासत लेकर आए। हमारे को तो सदन में नई चीजें देखने को मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूं आज, गारंटी दावे के साथ, जब तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता में कांग्रेस द्वारा कभी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात जरूरत नहीं कर सकती। मैंने बिठा दिया, पहले बिठा दिया, नहीं बिठा दिया, मैंने तुरंत रोक दिया, नहीं रोक दिया। आप सब बैठो, जवाब लेके जाओ आराम से। मेरा सबसे निवेदन है, एक बार बैठ के कोई पीछे बोलना नहीं और जवाब ले लीजिए। क्या जवाब? नहीं, सीरियस नहीं, सदन का समय आधे घंटा बढ़ाया जाता है जी। मेरा सभी साथियों से निवेदन कृपया करके शांत बैठे और मुख्यमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बात सुन लो, नीति योजनाएं हैं, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक मिनट सुन लो, डीबीटी, मैं जा रहा हूँ। आयुष्मान भारत। एक मिनट सुन लो, कृपया सब शांत हो जाइए प्लीज। हुड्डा साहब बोल रहे, प्लीज आप सभी एक बार बैठिए। एक मिनट। हुड्डा साहब बोल रहे। सारा हरियाणा हर वर्ग परेशान है, तो उसका तो जवाब दे नहीं रहे। मैं तो एक बात कहने पे मजबूर हूं, पत्ता पत्ता जख्म है, दाल दाल दर्द है। ए चमन, तेरा माली कौन है? यहाँ है या दिल्ली है? एक फूल 2 माली हो गए। चलो, वोट चोरी का शोर बेकार है। माननीय उपाध्यक्ष जी, वोट चोरी का शोर बेकार है। जनता के हक बरकरार है। हार का रोना बंद करो, लोकतंत्र का मान करो। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वो भी बाज गए, इन वाले भी बाज गए। कहाँ चले? भाई तेरी मान जी, मुख्यमंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोई आ जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत, स्टैंड अप इंडिया,
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी अनेक दूरदर्शी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में इन योजनाओं तथा ई गवर्नेंस के माध्यम से कांग्रेस के समय का वह सिस्टम खत्म हुआ है जो बिचौलियों और रसूखदार लोगों को गरीबों के हक पर डाका मारने का जो काम करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल और खिलाड़ियों को लेकर जो आरोप इस अविश्वास प्रस्ताव में लाए गए हैं, वे बुनियाद हरियाणा की इस गौरवशाली पहचान पर भी सवालिया निशान लगाने का कुप्रयास है जो देश दुनिया में खिलाड़ियों की धरती के रूप में स्थापित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में अपने शब्दों में कहा था कि ये 2024 में 22 फरवरी को ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वॉकआउट करके चले गए थे। आरोप लगाना तो बड़ा सस्ता है, कोई जोर नहीं लगता। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, आज एक एक सीट विपक्ष की खाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2029 के चुनाव में एक भी दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे साफ होंगे। ये छोड़ करके चले गए। ये प्रदेश के लोगों के हित की रक्षा नहीं कर रहे, ये प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाए इस अविश्वास प्रस्ताव में कि वे बुनियाद और हरियाणा की इस गौरवशाली पहचान पर भी इन्होंने सवालिया निशान लगाने का कुप्रयास किया है जो देश दुनिया में खिलाड़ियों की धरती के रूप में स्थापित है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार खिलाड़ियों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हमने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि जवाबदेही तय की है, कारणों की समीक्षा की है और सुधारात्मक कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में खेलों के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो, हर जगह हमारे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियानों ने खेलों को जन आंदोलन बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाओं के व्यापक विकास का बीड़ा भी उठाया है। पिछले 11 वर्षों में खेल अवसंरचना पर हमने 989 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खेल विभाग के बजट को हमने 2 गुना किया है, 2 गुना से भी अधिक बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था, हमने 2 गुना से भी अधिक इसको करके 590 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 382 इंडोर जिम गांव-गांव तक फैला है। इसके अतिरिक्त 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रो ट्रैक, 2 फुटबॉल सिंथेटिक स्तर और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी विकसित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2022 में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमारी सरकार की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
हमारी सरकार ने केवल खेल सुविधाएं नहीं दी, बल्कि खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी ठोस प्रबंध किया है। क्लास 1 से क्लास 4 तक की सीधी भर्ती में खिलाड़ियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अब तक हमने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब तक 641 करोड़ रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और संकल्प का जीवंत प्रमाण है। प्रदेश की जनता भी सुन रही है, प्रदेश की जनता सुन रही है। अगर आप सुनाना चाहें तो सुनाएं। नहीं, जैसा और नहीं हाउस का, जैसा हाउस का। अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा कि जो है विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई और इस पर माननीय सदन के सदस्यों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इस अविश्वास प्रस्ताव को रिजेक्ट किया जाए, सर्वसम्मति से रिजेक्ट किया जाए। धन्यवाद। सदन छोड़कर भागे। जी कर दूंगा, उस पे लेकर देता हूं जी मैं, ठीक है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है क्योंकि कांग्रेस अपने दायित्व से भागी है और वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के इस महान सदन को गुमराह करने के लिए और प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता को गुमराह करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए माननीय अध्यक्ष जी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा और हमारे वरिष्ठ नेता अनिल विज जी ने कहा कि जब सुनने वाला कोई नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये हाउस का फैसला है और जो आप अंतिम फैसला आपका है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जो मेरे पास कागज है, इन्होंने कई विषय उठाए थे, वो मैं सारे लेकर देता हूँ। उनको आप पढ़े हुए मान्य ले कर दीजिए, ये पढ़े हुए माने जाएंगे। हाँ जी, उनको लेकर के 1-2 विषय हैं जो आपने बोलना चाहिए। इनको पढ़ देता हूं माननीय अध्यक्ष जी। इन्होंने बड़ी लंबी बात कही है कि वोट चोरी की एक लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता राहुल गांधी ने की थी। हरियाणा को विशेष रूप से कोट किया था माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा को टारगेट किया गया। मैंने कहा भी है माननीय अध्यक्ष जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था भी राहुल गांधी को किसने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी, दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन व्यक्ति हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और गरीब आदमी मरवाई दिया बेचारा। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आपको वोट चोरी की एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीतती है, जिस बूथ की उसने बात करी है। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की प्रेस ने कहा कि 2 बूथों पर 223 वोट एक ही फोटो से बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि ये 223 वोट का जिक्र जिस विधानसभा में किया गया, वहां से विधायक की कांग्रेस की जीती है। माननीय अध्यक्ष जी, वो विधानसभा मुलाना, अनुभाग डकोला और विधायक पूजा रानी, जिन 2 बूथों का माननीय अध्यक्ष जी
जिक्र किया गया, वहां से लोकसभा सांसद भी कांग्रेस का ही जीता है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा अंबाला सांसद वरुण मुलाना, माननीय अध्यक्ष जी, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट कौन लिख करके देता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट देने वालों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। वो तो बात का, माननीय अध्यक्ष जी, अंतिम फैसला आपका है।